Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. सो आज की क्लास में हम लोग कोई पर्टिकुलरली टॉपिक स्टार्ट ना करके एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट या फिर मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। यानी कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स जहां से कि क्वेश्चंस 101% यानी कि एक क्वेश्चन तो मिनिमम वहां से आता ही आता है। ऐसे सभी टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स बनती हैं, या फिर बोल सकते हैं जो ट्रेंडिंग टाइप्स हैं, उन सब का मिक्सचर बोल सकते हैं। सो इस टाइप का आज की क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यानी कि इनडायरेक्टली सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे PYQ आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो कोई बेसिक, कोई की पॉइंट्स नहीं रहने वाले हैं, सीधा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जहां पर जिस क्वेश्चन में कोई नया फॉर्मूला आएगा, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो देखो इसमें क्या बोला है। परसेंटेज का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि यूपी जेल वार्डन 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है क्या नहीं। इसने बोला है A scores 67% marks and gets 192 marks more than the passing marks, while B scores 27% marks and fails by 48 marks. What is the pass marks for the examination? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक प्रॉपर मेथड क्या है, क्यों ऐसे करते हैं, और एक उसी मेथड का यूज करके डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना, यानी कि उसी मेथड का एक शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। सो दोनों मेथड से ही हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रॉपर अपना बेसिक से कैसे चलेंगे, कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, उस चीज पर बात करते हैं। ठीक है, देखो जो A है उसको 67% मार्क्स मिले हैं और पासिंग मार्क्स से 192 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, और दूसरी साइड B है, उसको तो 27% मिले हैं बट पासिंग मार्क्स से भी 48 मार्क्स कम है। ठीक है, एक बंदा है उसको पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, दूसरा बंदा है उसको पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स मिले हैं। तो क्यों ना इन दोनों को हम लोग इक्वल पुट कर दे, है ना। एक है जिसको कि पासिंग मार्क्स से ज्यादा मिले हैं, दूसरे वाले को कम मिले हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि ये वाला बंदा थोड़ा नीचे आ जाए और जो फेल वाला है ये थोड़ा ऊपर आ जाए और दोनों जो है वो बैलेंस हो जाए। इस टाइप का हम लोग कुछ करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, देखो जो A है उसको मार्क्स मिले हैं 67%, ठीक है, इसके पास पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हैं 192, तो क्यों ना इसके हम 192 मार्क्स घटा दें, है ना। इसको इसके पास जितने एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, जैसे मान लो ये पासिंग वाली लाइन है और ये जो A है वो यहाँ पर बैठा है और जो B है ये यहाँ पर बैठा है, तो A के कुछ मार्क्स घटा देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, B के कुछ मार्क्स बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। दोनों को हमें एक ही लाइन पर, एक ही स्टैंड पर लेकर के आना है। ठीक है, समझ आया। अभी देखो क्यों ना हम इसके पास से इसके जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे वो ले लिए, अब ये पासिंग लाइन पर आ गया। इसी तरह से B की साइड में देखो इसको मिले हैं 27%, ठीक है, बट इसको ना एक्स्ट्रा मार्क्स इसको ना मार्क्स की कमी है कितने की, 48 की, तो क्यों ना हम इसको 48 नंबर दे दे कि ये भाई जो है ये भी पास हो जाएगा, है ना। पहले वाले के पास में एक्स्ट्रा मार्क्स थे, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स निकाल दिए हमने, उसको जस्ट हम पासिंग लाइन पर ले आए। ठीक है, दूसरे वाला जो था वो फेल था एक्चुअली, और उसको 48 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, हमने उसको 48 नंबर और दे दिए, वो भी पासिंग लाइन पर आ गया। सो दोनों अभी पासिंग लाइन पर खड़े हैं, यानी कि दोनों इक्वल है। ठीक है, इतना समझ आया, फॉर्मेट बनाना आ गया। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मेट को जस्ट हमें सॉल्व करना है। मैम सॉल्व कैसे करें, जैसे हम इक्वेशंस में नहीं करते, एक्स एक्स वाली चीजें एक तरफ या फिर वाई वाई वाली चीजें एक तरफ कर लेते हैं, डिजिट्स एक तरफ कर लेते हैं, सेम इसमें करेंगे। परसेंटेज जिसके साथ लग रखा है उन सबको एक साइड, बिना परसेंटेज की जो चीजें हैं उन सबको एक साइड। यहाँ देखो 27 इधर ले आऊं मैं, ये बन जाएगा 67% माइनस का 27%, और यहां से बनेगा हमारे पास में 48 प्लस का 192।
2। ठीक है, अब तो इक्वेशन ही सॉल्व कर रही हूँ, कुछ ऐसा बेसिकली समझाने जैसा नहीं है। यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 40%, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और 2 10, 9 और 1 10, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 4 14, है ना। ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 240, यानी कि 240। अब इसका मतलब है कि चलो इसको और काट लेते हैं, देखो फिर बता दूंगी, थोड़ा सा इसको और कैंसिल करते हैं। यहाँ से 0 से 0 और 4 से जाएगा 6 पे। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा है मैम 1%, 1 पे कटा है ना, और यहाँ पर कितना बचा है 6 बचा है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 6 रुपए 6 मार्क्स है ना। 1% की वैल्यू कितनी है 6 मार्क्स है। अगर हम इसके टोटल मार्क्स निकाल लें, टोटल मार्क्स का मतलब कि एग्जाम में एक्चुअल है कितने, कि कितने में से नंबर आ रहे हैं, एग्जाम था कितने मार्क्स का, अगर वो निकालें तो वो चीज अपने आप में कितनी है 100% है ना। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 200 नंबर का हो, चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 1000 नंबर का हो, चाहे 1500 नंबर का हो, कोई भी एग्जाम है उसके जो टोटल मार्क्स है वो इक्वल टू 100% होते हैं। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 2 जीरो में यहां पुट कर दो, 2 जीरो अगर मैं यहां पुट कर दूं, इसका मतलब 100% की वैल्यू 600 है। 600 क्या आ गया हमारे पास में टोटल मार्क्स, की उस एग्जाम के अंदर टोटल मार्क्स कितने आने थे 600। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है कि पासिंग जो मार्क्स हैं वो बता दो वो कितने हैं। तो चाहे तो हम लोग यहां पर पुट कर दें, चाहे हम लोग यहां पर पुट कर दें, बात तो एक ही पढ़नी है। कैसे, देखो 27% प्लस में 48, ये पासिंग सिचुएशन है ना, और उस साइड से देखें तो 67% माइनस में 192, ये पासिंग सिचुएशन है। ठीक है, हम लोग चाहे इधर कर लें चाहे इधर कर लें, मैं 27 की साइड में करना चाहूंगी। देखो 600 का 27%, परसेंट के नाम के नीचे 2 जीरो, सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पर कितना बचेगा हमारे पास में 6 साते 42, 6 दूनी 12, और यहां से कितना आ जाएगा 6, है ना, बटे में कुछ है नहीं, प्लस में कितना है 48, यहां देखो कितना आएगा 8 और 2 10, 6 4 10, और ये कितना आ गया 210, यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने होंगे 210, 210। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ये है प्रॉपर मेथड, बेसिक सारी चीजें, पूरा सिस्टम कैसे सेट करना है, क्यों करना है, कैसे कौन सी वैल्यूज आई, सारी की सारी चीजें। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर ये जरूरी नहीं पासिंग मार्क्स पूछे, क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि टोटल मार्क्स बताओ कितने रहे होंगे, वो हमने निकालना सीख लिया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600 है। दूसरा क्वेश्चन यही कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज कितनी है। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें देखो फिर मार्क्स की फॉर्मेट में पूछ रखा था, तो जो परसेंटेज वाली वैल्यू थी यानी कि 27%, उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, और फिर 48 को जोड़ के हमारे पास आ गए पासिंग मार्क्स। बट पासिंग परसेंटेज पूछ लिया जाए तो इसी का रिवर्स हमें करना है, इसी का अपोजिट करना है। लाइक 48 को फिर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 48 600 का कितना परसेंट है, जितना आंसर आएगा उसको फिर 27 में जोड़ देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा पासिंग परसेंटेज कितना है। ठीक है, सो इस वाले क्वेश्चन को बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, बट इससे रिलेटेड 2 से 3 चीजें पूछ सकता है, जो कि सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये था इसका बेसिक प्रॉपर मेथड। अब बात करते हैं इसी मेथड का यूज करके एक शॉर्ट फॉर्म टाइप में कैसे बना देते हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखो इसी की एक और स्लाइड पर देखेंगे। देखो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहां से कैसे करें, इसका ना थोड़ा सा ही हिस्सा एक बारी के लिए इरेज करेंगे। समझ आया फर्स्ट वाले मेथड की बेसिक से कैसे करना है हमें, है ना, बेसिक ही है एक्चुअली, ये भी कुछ नहीं करना, जस्ट इसी का यूज करके नहीं कम टाइम में करना पड़े उस हिसाब से थोड़ा सा चीजों को सेट कर रखा है। करना क्या है मैं यहां लिख देती हूँ मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 करना क्या होता है, हमें हमेशा जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू है ना, जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू है मैं लिखी देती हूँ। देखो परसेंटेज कितना दे रखा है, एक तरफ दे रखा है 67% और एक तरफ दे रखा है 27%, और मार्क्स दे रखे हैं 192 और दूसरे हमें दे रखे हैं कितना 48। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ये बात आप रट लो, याद रख लो,
फिक्स करनी है हमें क्या, कि जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू है उसको हमें घटाना है, परसेंटेज वाली वैल्यू को हमें घटाना है, और जो नंबर वाली वैल्यू है उसको हमें ऐड करना है। बस इतना ही काम करना है। कैसे, देखो यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा 40%, यहां से जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में यहां से 240 है ना, 240 40% की वैल्यू है। सेम वही प्रोसेस 0 से 0, 4 से जाएगा कितने पे 6 पे, 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। उसके बाद तो प्रोसेस सेम है, 27 इसका 600 का 27% निकाल के उसमें 48 जोड़ देंगे, वहां से भी आंसर सेम आएगा 210। कहने का मतलब बस ये है कि जो ये हम ऐसे यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस बना रहे हैं, इन चीजों को अवॉइड करना है और सिंपली हमें याद रख लेना है कैसे, कि जो परसेंटेज वाली वैल्यू है, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज रखना है, मार्क्स के नीचे मार्क्स को रखना है। सो परसेंटेज वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और मार्क्स वाली वैल्यू को जोड़ेंगे, उसके बाद दोनों वैल्यूज को इक्वेट करना, जैसे पहले वाले मेथड में किया था सेम प्रोसेस उसके बाद सेम रहेगा। ठीक है, देखो ऐसे याद रख लो कि परसेंटेज वाली वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मली जैसे कोई भी चीज होती है तो उसकी ना मतलब कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% है। सो 100% से अबव वैल्यू किसी किसी केस में ही जा सकती है, अदरवाइज ऐसे 100% से अबव वैल्यू एक तरह से ना सेटिस्फेक्शन वाली वैल्यू नहीं होती। सो ऐसे जस्ट रिलेट कर सकते हैं कि मान लो हम दो परसेंटेज को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या पता 100 अबव वैल्यू चली जाए। सो हमें वैल्यू 100 के अंदर अंदर रखनी है, तो इस वजह से माइनस ही करेंगे, कभी भी जोड़ेंगे नहीं। ऐसे करके हम थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं। सो बेसिकली क्या बताया कि परसेंटेज वाली वैल्यू को हमें माइनस करना है और जो डिजिट्स हैं उनको हमें ऐड करना है, उसके बाद इक्वेट करके जो भी क्वेश्चन ने पूछ रखा है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड था ये वाला जिसके अंदर हमने बेसिक सीखा है। सेकंड मेथड रहेगा ये वाला जिसके अंदर हमने परसेंटेज को माइनस और डिजिट्स को जोड़ने वाला सिंपल हमने डायरेक्टली वैल्यूज निकालनी सीखी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे निकाला आई होप समझ आया होगा, दोनों के दोनों मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है या फिर बोल सकते हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यहां से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी करके। सो फॉर्मूला वगैरह अवॉइड करना है। ठीक है, हम लोग ना कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। सो यहाँ पर देखो हमने ना एक क्लास कंप्लीट कर रखी है जिसका नाम है डिजिटल सम, जिसका नाम है डिजिटल सम या फिर डिजिट सम, कुछ भी बोल सकते हैं। डिजिटल सम वाली क्लास में बहुत अच्छे से हमने सीखा है कि जब बहुत भयंकर सी कैलकुलेशंस दे रखी हो और हमें वहां पर कैलकुलेशंस अवॉइड करनी है बट फिर भी आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी हो तो ये वाली क्लास कंप्लीट करना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, वैसे भी ये वाला क्वेश्चन समझ आने वाला है। बाकी ये कहने का मतलब बस ये कि आपका डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। सो यहाँ देखो इस वाले फॉर्मेट में हमें ना डिजिटल सम का मतलब सबको जोड़ते चलो। जोड़ते कैसे, चलो देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो है सबको जोड़ दो। 4 + 0 + 0 + 1 कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 5 इसका स्क्वायर, माइनस में जहां पर भी 9 दिखे उसको छोड़ दो, जहां पर भी 9 दिखे उसको ऐड ही मत करो, उसको छोड़ दो। 9 9 कैंसिल, बच गया कितना सिर्फ और सिर्फ 8 का स्क्वायर। इनको खोलो, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 8 का स्क्वायर 64, इनको फिर से जोड़ दो। 5 और 2 7, 6 और 4 10, 10 में भी 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, यानी कि कितना आएगा 6। एट लास्ट हमें तब तक इनको जोड़ते हुए चलना है, तब तक हमें इसको कैलकुलेट करना है जब तक कि हमारा सिंगल डिजिट में आंसर ना आ जाए। ठीक है, आंसर कितना आया 6 आया। अब जितने भी ऑप्शन है सबको चेक करेंगे। यहाँ देखो 2 3 4 5, यहाँ तो 5 आ रहा है, 2 2 4 2 6 और 1 7 आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1 7 आ रहा है। हमें कितना चाहिए था, हमें यहाँ पर आंसर कितना चाहिए था 6, है ना। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 6 आया है मैम, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चाहे इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे इसी क्वेश्चन को डिजिटल सम से निकाल लो, डिजिटल सम कभी भी गलत नहीं होता है। वो अलग बात है कि मे बी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि 2 ऑप्शंस में आंसर आ रहा है, जैसे मान लो 6 किसी और ऑप्शन में भी आ रहा हो, रेयर कभी हो सकता है ऐसे, बट डिजिटल सम से कभी भी आंसर गलत नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है,
से बोला है किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% का लाभ के बीच का अंतर 108 रुपए है। ठीक है, यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसने बोला है 13% की हानि और 11% के लाभ के बीच का अंतर। ठीक है, देखो नॉर्मली कोई भी चीज है 100% है ना, नॉर्मली कोई भी चीज है 100% है। ठीक है, अगर उस पर 11% का लाभ हुआ है तो क्या वो 111 रुपए में बिकी होगी? बिल्कुल ठीक है। क्या उस पर 13 रुपए की हानि हुई है तो वो 87 रुपए में बिकी होगी? बिल्कुल ठीक है। इसने बोला है किन दो का डिफरेंस लेना है, इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू के बीच का हमें अंतर लेना है ना। तो यहां से कितना आएगा हमारे पास में 3 और 1 4 और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 24। ये वैल्यू कैसे निकाली? अब क्या इन दोनों के बीच का अंतर लेने बैठेंगे? पहले 100 में से इनको घटाया, इधर जोड़ा, फिर बीच का डिफरेंस लिया, ऐसे कुछ नहीं करना है। ये जस्ट बेसिक है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं, किस किस के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, करना इतना कुछ नहीं है, सिंपल सा बता रही हूँ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल से वैल्यूज को पुट करना है। कैसे? 13% की हानि हुई है, हम लोग ना सेंटर पे हानि हुई है माइनस की वैल्यू समझ लो। ठीक है, हम लोग 0 पर हैं या फिर सीपी नो प्रॉफिट नो लॉस 0 पे है। ठीक है, अगर हमें 11% का लाभ हुआ है तो प्लस का 11 और 13% की हानि हुई है तो माइनस का 13। अब -13 से पहले 0 पे आएंगे तो 13 तो वो हो गए, फिर 0 से हम लोग प्लस के 11 तक जाएंगे तो 11 डिजिट्स वो हो गई। सो 13 प्लस में 11 हमें करना पड़ा, है ना। समझ आया? कुछ नहीं करना, जो भी दे रखा है लॉस और प्रॉफिट उन दोनों को जोड़ दो। लॉस और प्रॉफिट के केस में ये नहीं प्रॉफिट दे रखा है तो भी जोड़ दिया कि मैम ने बोला था, ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें लॉस प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी हो तो दोनों को जोड़ना है। 13 का लॉस हुआ है और 11 की इसमें 13 का लॉस हुआ है एंड 11 का प्रॉफिट हुआ है, यहां से कितना आएगा 24%, है ना। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आता है? 24% के। और क्वेश्चन ने किसके इक्वल दे रखा है हमें? 108 रुपए के, है ना। किसके इक्वल है? 108 के, 24 की। उसके बाद क्या बोल रखा है देखो, 12% लाभ अर्जित किया जाता है तो इसका एसपी कितना है। ठीक है, अब देखो यहां से ना दो मेथड पढ़ते हैं। क्या? या तो हम लोग देखो 24% की वैल्यू 108 है, यहां से 1% की वैल्यू निकालें 108/24 करके, फिर यहां से हम लोग 100% की वैल्यू निकालेंगे यानी कि सीपी निकल जाएगा यहां से हमारे पास में। फिर यहां से जो सीपी आएगा उसका हम लोग 112% निकालें, तब जाकर के जो हमें एसपी चाहिए 12% प्रॉफिट का वो आ जाएगा। या तो इतना लंबा कामझाम हमें करना पड़ेगा या फिर इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो 24% की वैल्यू ये है हमारे पास में। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? 108 है 24% की, और हमें निकालना क्या है? 12% का लाभ, यानी कि सीपी 100 होता है तो यानी कि हमें 112% की वैल्यू निकालनी है ना। सो 108 24% की वैल्यू है तो 112% की वैल्यू हम लोग यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सो यहां से 112% की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज यहां पर कैंसिल ही हो गई। इसके अलावा देखो 4 से कर ले, 4 दूनी 8, 4 से 7 पे, ये जाएगा 4 से 6 पे, है ना। इसको करेंगे हम लोग 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और ये जाएगा 3 से 9 पे, ये चला जाएगा 2 से कितने पे? 2 5 10, 2 से जाएगा 6 पे, है ना। यहां से देखो 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा। अच्छा 2 ही ऑप्शन है, देखो कर लेते हैं। 9 6 54 यानी कि 5, 9 5 45 और 5 कितना? 50 यानी कि 504। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 504 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो यहाँ पर ना हम लोग इसको और भी ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको और भी ज्यादा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? हमें बेसिकली करना है 56 × 9। सो सबसे पहला तो हमारा है यूनिट डिजिट, 9 × 6 करेंगे, लास्ट में 4 चाहिए। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बट फिर भी हमारे पास में 2 ऑप्शंस बच गए। फिर भी हमारे पास में 2 ऑप्शंस है, CRD 50-50 लाइफलाइन बच गई। अब क्या करें? देखो हमें ना डिजिटल सम में पता है किसी भी डिजिट की अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते
करते हैं तो आंसर हमेशा 9 ही आना है। यूनिवर्स की कोई भी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, अगर 9 से गुना की जाएगी तो आंसर हमेशा 9 ही आएगा डिजिटल सम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फाइंड आउट कर ले। अब देखो 5 और 4 यहाँ पर कितना आ रहा है 9, 5 4 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है 1। कितना चाहिए था 9। कौन से ऑप्शन में 9 आ रहा है मैम? ऑप्शन नंबर सी में। तो यहां से भी स्टैंप लगती है क्या कि जो हमारा राइट आंसर है वो कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या दिया है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा? 2 मेथड्स हैं, एक वही अपना बेसिक प्रॉपर और दूसरा शॉर्ट फॉर्म, दोनों बता देती हूँ। ठीक है, इसने बोला है किसी संख्या, कोई फिक्स नहीं बता रखी, कोई भी संख्या मान ले जिसको 11 से विभाजित करने पर 3 रहता है। ठीक है, इसका सबसे बेसिक, जब इस वाले मेथड से जिससे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अगर हम सॉल्व करें तो सबसे बेसिक लेना है, जो भी डिजिट दे रखी हो उसका इंटू 1 लेना है। जैसे मान लो हम लोग, वैसे तो देखो 11 दूनी 22 और 3 25 भी ले सकते हैं, 25 को भी हम लोग 11 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर शेषफल 3 ही बचेगा। बट ये हमने 11 टूजा करके लिया है ना, 11 दूनी 22 प्लस में 3, सो हमेशा 1 जा लेना है, यानी कि जो भी डिजिट दे रखी हो जिससे विभाजित करने पर उसका इंटू 1 इनडायरेक्टली वही डिजिट उठानी है। ठीक है, तो 11 तो हो गया ये, उसमें 3 हमें जोड़ना है यानी कि 14। हमने मान ली वो डिजिट कितनी है? 14 है। कैसे करके देख लो, 14 को जब हमने 11 से विभाजित किया तो 1 पे 11 और शेषफल कितना आया? 3 आया। सारे के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, इसका मतलब जो हमने डिजिट मानी है 11 वो बिल्कुल ठीक है। अब उसने बोला है क्या, उसी संख्या के वर्ग को 11 का वर्ग लेना है। ठीक है, यानी कि कितना? 196। इसको 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा? करके देख ले। 196 को अगर हम लोग 11 से करें तो कितना आएगा? यहां से हमारे पास में 86, 11 से जाएगा 7 पे कितना? 77, और यहां से कितना बचेगा हमारे पास में? 6। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा था हमारे पास में? यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा था हमारे पास में? एक सेकेंड 9 बचेगा ना। यहाँ देखो, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास में? 6 और 3 यहाँ से 9 बचेगा, है ना। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास में? 9। और ऊपर वाले केस में रिमाइंडर कितना बच रहा था हमारे पास में? 3। ये था हमारा मेथड नंबर फर्स्ट, जिसको बोल सकते हैं बेसिक मेथड है। ठीक है, 1 ही क्यों लिया? क्योंकि ना मान लो टूजा से कर लेते तो फिर डिजिट्स ना बड़ी बड़ी आने लग जाती हैं। यहाँ तो चलो 11 है, इजीली कैलकुलेट कर देंगे, क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स में फंस कर रहना? क्यों ना हम लोग सबसे सिंपल सबसे छोटी वैल्यू से ही कैलकुलेट कर ले। सो इस वजह से मैंने बोला कि हमेशा 1 जा पर लेना है। ठीक है, दूसरा इसी का शॉर्ट मेथड मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेथड नंबर 2। उससे क्या करना है हमें? मेथड नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या करना है? देखो, जो भी डिजिट दे रखी है, जैसे 11 से विभाजित करने पर 3 आया है ना। 11 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आया है? 3 आया है। अब क्वेश्चन ने बोला कि हमने उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर किया है। यहाँ पर क्या किया है हमने? 11 का स्क्वायर किया है। सो जो हमारा आंसर है उसका भी स्क्वायर ही हमारे पास आंसर आएगा। जो ऊपर रिमाइंडर बच रहा था उसका स्क्वायर ही यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? 9 बचेगा। समझ आया क्या कहना चाह रही हूँ? देखो, ऊपर तो हमने बेसिक मेथड से करके देख लिया कि श्योरिटी हो जाए कि कौन सा आंसर सही होने वाला है, प्रॉपर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक एक चीज बताते हुए। ठीक है, सेकंड ये है, अगर मान लो क्यूब बोल रखा होता इसने तो आंसर जो है वो हमारे पास क्यूब के फॉर्मेट में आता। बस कंडीशन ये है कि रिमाइंडर जो है वो इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता ना कभी भी, जैसे यहाँ 12 रिमाइंडर नहीं बच सकता, 11 से किसी चीज को मैं भाग कर रही हूँ तो वहां 11 रिमाइंडर नहीं बच सकता ना। करना क्या पड़ेगा वहां? फिर से उसी डिजिट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 11 से भाग किया तो 3 रिमाइंडर बचता है। अगर मैं इधर स्क्वायर कर रही हूँ तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास में राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से परसेंटेज प्लस में सिंप्लीफिकेशन का भर भर के दे रखा है। इसको कैसे करेंगे? क्यों ना हम लोग यूनिट डिजिटल सम से कर ले। बट डिजिटल सम के लिए पहले एक बार चेक कर ले कि ऑप्शन सारे अलग अलग है या नहीं। एक बार देख लेते हैं। देखो, 9 कैंसिल, 6 और 5 11, यानी कि 1 और 1 2, 4 और 1
5, 9 9 कैंसिल कितना 6, 8 और 1 9 कैंसिल बचेगा कितना 1। सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, यानी कि हमारा प्लस पॉइंट हो गया। हम लोग डिजिटल सम से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो 8 और 1 9 कैंसिल बचेगा कितना यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2। ना ही परसेंटेज से कोई फर्क पड़ना है, ना ही डेसिमल से कोई फर्क पड़ना है। डिजिटल सम के अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने बस वो 4 से 5 फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं, जो 4 से 5 मेथड सीख रखे हैं, हमें बस उन्हीं को फॉलो करना है। यहां से देखो कितना आएगा, 8 और 1 9 कैंसिल 2 बच गया। ऑफ का मतलब होता है मैं मल्टीप्लाई, 8 और 8 होते हैं 16, 6 और 1 कितना हो गया 7। माइनस का यहाँ देखो 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि 1 और 1 2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 5 10, 5 3 15, यानी कि 5 और 1 6 बराबर है 20 में 2 और 0 का 0 ही रहेगा। 2% का कोई मतलब है नहीं ऑफ, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं x को पुट कर लेती हूँ। ठीक है, सॉल्व करो। 7 दूनी 14, यहां से कितना 6 दूनी 12, और यहां पर कितना आएगा 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ तो यहाँ से सीधा 2 लिख दें हम लोग, या तो यहाँ से सीधा 2 लिख दें, या फिर इसको कर लो 4 और 1 5, 5 में से 2 और 1 3 गया तो 2 बचा, और 2 इधर आके हमारे पास बेसिकली 1 ही बचना है। तो सीधा कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर सेम ही आना है। यहाँ से बचेगा 2 = 2x, है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1। इसका मतलब मैम हमें वो वाला आंसर चूज करना है जिसका डिजिटल सम 1 आएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी है जिसका डिजिटल सम 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसने बोला है किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथापि उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी। ठीक है, देखो द प्राइस, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। कोई भी वस्तु, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई भी पहले जो उसका रेट था वो मान लिया 100 था। ठीक है, उसने बोला है 28% की वृद्धि होती है उसकी कीमत में, यानी कि अगर उसकी खपत उतनी ही है, खपत में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो पहले जितनी वस्तु, जितना अमाउंट वस्तु का उसको 100 रुपए में मिल जाता था, अब वही वस्तु उसको 128 रुपए में मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है, बट वो क्या करती है अपने खपत में, यानी कि जो कंज्यूम करती है उसमें कुछ ना कुछ कमी कर देती है, और कमी इतनी करती है कि उसका खर्चा 128 ना हो करके सिर्फ और सिर्फ 12% बढ़ता है, यानी कि 112 होता है ना। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आया क्या मतलब हुआ, देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टार्टिंग में उसका 100 रुपीज का खर्चा होता था, कितना भी उसमें उसने क्वांटिटी ली हो, कितना भी रुपया लिया हो हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है ओवरऑल उसका 100 रुपए का खर्चा होता था। ठीक है, अब चीजों के रेट हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से अगर वो पहले वाले जितने ही अमाउंट में चीज खरीदती है तो उसको 128 रुपए पे करने पड़ेंगे, बट वो बोलती है कि 28 रुपए तो मेरा बजट हिल जाएगा, कुछ ना कुछ कम करना है। तो चीज का जो एमआरपी है वो तो चेंज नहीं कर सकती। पहले मान लो कोई चीज 20 रुपए की आती थी, अब उस पे 24 रुपए हो गया, तो उसका रेट तो वो कम नहीं कर सकते ना कि आप मुझे 22 में दे दो। वो क्या कर सकती है कि अपनी खपत को कम कर सकती है, उसकी जो कंज्यूम जितना करती है उस चीज को वो कम कर सकती है ना, कंजप्शन जितना है उसको वो कम कर सकती है। सो क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि उसकी खपत कितने % उसने कम की है, परसेंटेज में पूछना चाह रहा है। सो पहले उसका खर्चा होता था 128 का, बट अब उसका खर्चा हो रहा है 112 का। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा उसने कितना कम किया है। देखो 128 से 112 पर पहुंच गई है ना, 128 से 112 पर पहुंच गई, कितने का उसने कम किया है, यहां से 16 का 22, और कितना बचेगा हमारे पास में 6, 16 का। उसने कितने की कमी की है, 16 की। कितने से कम करी है, 128 से 112 पे आई है ना। सो से किसके साथ लग रखा है, 128 के साथ में, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से या तो हम लोग कैंसिल ही कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो डिक्रीज हुआ है, सो इंक्रीज वाला केस ही खत्म। कितने का डिक्रीज हुआ इसको सॉल्व कर ले, 4 से जाएगा, 4 चौक 16, ये जाएगा हमारे पास में 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 8 32, और ये जाएगा हमारे पास में 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25, 25/2, इसको लिख सकते हैं 12.5%। कितने का डिक्रीज किया है उसने, 12.5% का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा
राइट ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया है, फिर से परसेंटेज का ही क्वेश्चन दिख रहा है। इसने बोला है ओके ब्याज है, सॉरी इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसने बोला है एक राशि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है, राशि क्या है। ठीक है, यानी कि हमें अमाउंट गिवन है, अमाउंट हमें गिवन है और पूछा क्या है क्वेश्चन ने, प्रिंसिपल की वैल्यू हमसे पूछ रखी है और रेट भी हमें दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड है, मैं दोनों बता देती हूँ। देखो कैसे करना है, कैसे इस वाले क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले तो जो चीजें दे रखी है उसको देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है और प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट और रेट दे रखा है ना। अब देखो 3 से 4 मेथड है, हम किसी भी ना 2 से या 3 मेथड्स को देख लेते हैं एक बारी के लिए। मान लेते हैं पहले जो अमाउंट था प्रिंसिपल, चलो प्रिंसिपल ही ले लेते हैं, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है। पहले साल में उस पर 4% का इंटरेस्ट लगा, यानी कि उसका 104% रहा है ना, उसका 104%। दूसरे 2 बार दे रखा है ना, 2 वर्ष दे रखा है, सो दूसरे साल में भी कितना रहा होगा इसका 104%। और एट द एंड यानी कि फाइनली जो अमाउंट बन करके आया है वो कितना है, 7,436 रुपए। ठीक है, यहां से हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेंगे, बट ना यहाँ पर काटा पीटी और वो सब हमें नहीं करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगी 7436 इंटू 100 और बाय में कितना आएगा हमारे पास में 104 इंटू 104। ठीक है, सो फर्स्ट तो वही मेथड है कि कैलकुलेट कर लें। ठीक है, दूसरा मेथड कैलकुलेशन से बचना है तो कैसे करेंगे, डिजिटल सम का हमें यूज करना है। कैसे देखो, पहले ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाल ले, कितना आएगा यहाँ से 7 या फिर 7 और 7 14 और 5 19, 9 और 1 10, यानी कि कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 1 है ना। 7 7 14 और 5 19, 9 और 1 10, यानी कि 10 और 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 बनेगा। यहाँ से देखो 6 दूनी 12 और 1 13 और यहाँ से कितना 23, यानी कि कितना बनेगा 5 बनेगा। यहाँ से देखो कितना आएगा 7 और 5 12, 12 और 2 कितना आएगा 14, 14 और यहाँ से कितना 6, यानी कि 2 बनेगा। और यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो देखो 7 और 5 12, 12 और यहाँ से 6 दूनी 12, 12 24 और 2 26, 26 यानी कि 6 और 2 8 बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसका चेक करें हम लोग डिजिटल सम, देखो कितना बन रहा है। नीचे तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25 यानी कि 5 और 2 7। मैं एक बार चलो इसको लिख ही देती हूँ, देखो नीचे आ जाएगा 25। ठीक है, 4 और 1 5, 4 और 1 5, इसको यहीं पर कर लेते हैं, 5 बनेगा, यहां से भी 5 बनेगा, ये टोटल बनेगा 25 और फिर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 2 हमारे पास में 7। यहां देखो 6 और 3 9 कैंसिल, 7 और 4 11, यानी कि 1 और 1 कितना आएगा 2। ठीक है, 2/7। डिजिटल सम में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि 7 का पार्टनर कौन होता है 4, है ना, यानी कि डिनोमिनेटर को हमें 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम इसकी किससे गुना कराएं, मैम 4 से करा तो 7 चौक 28, 8 और 2 10 बन जाएगा। सो नीचे जिससे गुना करा रहे हैं उसी से हमें ऊपर भी गुना करानी पड़ेगी, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 7 चौक 28, 8 और 2 10, यानी कि 1 और 0 बेसिकली 1 ही आएगा। सो 8/1 लिख दो या 1 लिख दो, बात एक ही पढ़नी है, यानी कि हमारा वो ऑप्शन राइट आंसर है जिसका डिजिटल सम कितना आए, जिसका डिजिटल सम 8 आए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 है मैम, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कितना होगा 6875, ऑप्शन नंबर डी। ये था इसका फर्स्ट मेथड, इसका बेसिक मेथड, सॉरी फर्स्ट मेथड प्लस में थोड़ा सा ना लॉन्ग मेथड पड़ता है ये वाला। एक और मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट के उसमें, जिसको हम लोग सक्सेसिव के नाम से भी जानते हैं। सक्सेसिव वाला जो मेथड रहता है, इसकी हेल्प से भी हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, इसको ना इरेज कर देते हैं, इसको एक बारी के लिए इरेज कर देते हैं। कैसे करना है मैं सक्सेसिव से भी बता देती हूँ। ठीक है, याद है सक्सेसिव में क्या रहता था, सक्सेसिव मेथड
या फिर सक्सेसिव रेट। कैसे निकालते थे हम लोग? फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? x प्लस में y प्लस का xy बाय में 100। ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 4%। सो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4, y की वैल्यू कितनी? 4 प्लस में 4 गुना 4 बटे 100। यहां से कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 8.16%। ये क्या है? इंटरेस्ट है। ये क्या है? इंटरेस्ट है, यानी कि 8.16% का ब्याज लगेगा। क्वेश्चन ने दे रखा है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, है ना। अगर हमारे प्रिंसिपल को कितना मान के चलते हैं हम लोग? 100% प्रिंसिपल है, उस पर 8.16% का ब्याज लग रहा है, तो टोटल जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 108%, 108.16%, है ना। मैं यहां लिख देती हूँ, देखो अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा? 100%, जो कि बेसिकली प्रिंसिपल की वैल्यू है, प्लस में 8.16% जो क्या है हमारे पास में? इंटरेस्ट है, और दोनों को जोड़ करके अमाउंट कितना बन जाएगा? 108.16%, है ना। परसेंटेज में हमारे पास कितना परसेंट अमाउंट है, और रुपीज में हमारे पास में 7,436 रुपए अमाउंट है। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, है ना, दोनों को हम लोग इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि 108.16% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7,436। तो यहां से हम लोग 100% की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैं इसको नीचे लिख दूं, इसको नीचे लिख दूं, देखो यहां से कितना आ जाएगा? इसको अगर हम नीचे लिखे तो 108.16% है ना, और 100% की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर भी इतने सब कैलकुलेशंस, इतने सब में मत फंस जाना, सिंपली यूज इट करो डिजिटल सम। जहां भी कैलकुलेशंस में अटक जाओ, डिजिटल सम का यूज करो और क्वेश्चन से बाहर निकलो। कैसे करेंगे? देखो पॉइंट का कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। 8 और 1 नो कैंसिल, 6 और 1 कितना आएगा? 7। डिनोमिनेटर में तो हमने कर दिया, कितना बनेगा? 7। ऊपर देखो 6 और 3 नो कैंसिल, 7 और 4 11, 1 और 1 2, है ना। 2/7 हमें पता है 7 की पेयरिंग किसके साथ करनी है? 4 से, तो 4 से ही गुना, 4 से ही डिवाइड। ऊपर आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 8 और 2 10, यानी कि 8/1 या फिर 8, एक ही बात है। यहां से भी हमारा डिजिटल सम कितना आया है? 8। ऐसा कौन सा ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम 8 था? मैम ऑप्शन नंबर डी था। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर है वो कितना है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भी हैं क्वेश्चंस, बट ना क्लास थोड़ी ज्यादा ही लंबी चल जाएगी। इन सभी क्वेश्चंस को जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें कंटिन्यू कर लेंगे, डोंट वरी। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 6-7 क्वेश्चंस कुछ हैं, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, यानी कि आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। क्वेश्चंस तो अच्छे थे ही थे, प्लस में उनके जो सॉल्यूशंस थे वो बहुत अच्छे से हमने क्लियर किए हैं। आप ये मान लो क्वेश्चन तो जैसे 10 किए हैं, तो आप ये मान के चलो 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 या फिर 3 मेथड तो हमने डिस्कस किए हैं। कोई रेयर ही क्वेश्चन होगा जिसके हमने कोई अल्टरनेट मेथड नहीं देखा, बाकी सबके जितने भी मेथड्स बनते हैं सबको हम डिस्कस करते हुए चले हैं। किसी क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड है, बेसिक हमने हर एक क्वेश्चन का देखा है, ताकि वो चीज दिमाग में फिक्स रहे, ताकि हम उसका यूज करके अपनी खुद की ट्रिक्स बना सके, है ना। प्लस में ट्रिक या फिर शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, या फिर शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, वो तो सारे क्वेश्चंस की हमने देखी है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं, सबका सब समझ आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thank you.